Hi everyone, welcome back to my channel. तो आज you can see that we are going to study chapter number 10 क्लास 11 की आपकी पॉलिटी की बुक का है और चैप्टर का टाइटल है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाकी के जो चैप्टर है उसके लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, प्लीज़ काइंडली एक दफ़ा जाके चेक कर लीजिए। ओके, सो फिलोसफी का मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? सम पीपल बिलीव दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेयरली कंसिस्ट ऑफ लॉज and that laws are one thing, values and morality quite another. Therefore, we can have only a legalistic, not a political philosophy approach to the constitution. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी की बात करें तो इस पे हमारा एक लीगलिस्टिक ही हो सकता है अप्रोच, पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच नहीं हो सकता। इट इज़ ट्रू दैट जितने भी लॉज है डू नॉट हैव अ मोरल कंटेंट, बट मेनी लॉज आर क्लोजली कनेक्टेड टू आर डीपली हेल्ड वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, लॉ माइट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सनस ऑन ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन। जैसे कुछ लॉज है प्रोहिबिट्स कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन को एक लोगों का लैंग्वेज के ग्राउंड्स पे या फिर रिलीजन के ग्राउंड पे। इस तरह का जो लॉ है इज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। सच लॉ exist because we value equality. Therefore, there is a connection between laws and moral values. We must therefore look upon the constitution that is a document और ये इसका कुछ एक certain moral vision होता है. So we need to adopt a political philosophy approach to the constitution. What do we mean by political philosophy approach to the constitution? We have three things in mind. First, हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट आर पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है राइट्स का यूज होता है, क्या मतलब होता है इसका? सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हमें क्या करना है? वी मस्ट अटेम्प्ट टू वर्क आउट अ कोहेरेंट विजन ऑफ अ सोसाइटी एंड पॉलिटी कंडीशनल अपॉन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वी मस्ट हैव a better grasp of set of ideals embedded in the constitution. Our final point is that India का जो constitution है must be read in conjunction with the constituent assembly debates in order to refine and raise to a higher theoretical plane. जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फिलोसफिकल ट्रीटमेंट जो है वैल्यू का इनकम्प्लीट है अगर डिटेल जस्टिफिकेशन फॉर इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड. जब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे तो वो चाहते थे कि हम इंडियन सोसाइटी को गाइड करें एंड पॉलिटी को कुछ वैल्यूज़ को सेट करके, एंड यहाँ पे देयर मस्ट हैव बीन अ corresponding set of reasons, many of them though may not have been fully explained. तो पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच की अगर बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन की, इज नीडेड नॉट ओनली टू फाइंड आउट द मोरल कंटेंट जो इसके अंदर एक्सप्रेस होता है एंड टू इवेल्युएट इट्स क्लेम, बट पॉसिबली टू यूज इट टू आर्बिट्रेट बिटवीन वेरिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ द मेनी कोर वैल्यूज इन आर पॉलिटी. सो इट इज़ ऑब्वियस दैट बहुत सारे जो आइडियल्स है चैलेंज है, डिस्कस्ड है, डिबेटेड है एंड कॉन्टेस्टेड है डिफरेंट पॉलिटिकल अरेनाज में, लेजिस्लेचर्स में, पार्टी फोरम में, प्रेस में, स्कूल्स में एंड यूनिवर्सिटीज़ में. These ideals are variously interpreted and sometimes willfully manipulated to suit partisan short-term interests. So we must therefore examine whether or not a serious distinctions exist between the constitutional ideal and its expression in other arenas. अब यहाँ पे ये एक बॉक्स के अंदर कुछ दिया हुआ है, चलिए उसको देख लेते हैं. तो देखिए जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1947 का इस पॉपुलरली नोन एज पीस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहाँ का जो प्रियम्बल है क्या कहता है? वहाँ का प्रियम्बल कहता है कि वी द जापानीज पीपल डिजायर पीस for all time and are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship. Philosophy जो है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की इज दस बेस्ड ऑन द आइडियल ऑफ पीस. आर्टिकल 9 की बात करें जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की, कहता है एस्पायरिंग सिंसियरली टू एन इंटरनेशनल पीस बेस्ड ऑन जस्टिस एंड ऑर्डर, जापानीज पीपल फॉरएवर renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the
preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. This shows that कि जो context है constitution को. All right, so उसके बाद आते हैं हम constitution as means of democratic transformation. So चैप्टर फर्स्ट में आपने स्टडी किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका क्या मतलब था और हमें क्यों इसकी ज़रूरत थी. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ वाइडली अग्रीड दैट वन रीज़न फॉर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द नीड टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर. देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो पावर का जो एक्सरसाइज है वो अनलिमिटेड होती, तो पावर को रेस्ट्रिक्ट करना था. मॉडर्न स्टेट excessively powerful हैं, they are believed to have a monopoly over force and coercion. What if institution of such states fall into wrong hands? Constitution as means of democratic transformation. So first chapter में हमने स्टडी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म होती है उसका मतलब क्या होता है एंड why do we need a constitution. So it is widely agreed that एक जो रीज़न है जो हमने बताया था कि अनलिमिटेड पावर जो है, जो इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो एक्सरसाइज ना करे, उनकी पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है. क्या होता अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट्स का फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स, जो अब्यूज करते इसकी पावर को. इवन इफ दीज इंस्टीट्यूशंस वर क्रिएटेड फॉर आवर सेफ्टी एंड वेलबींग, दे कैन इजीली टर्न अगेंस्ट अस. एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट पावर द वर्ल्ड ओवर shows that most states are prone to harming the interest of at least some individuals and groups. If so, we need to draw the rules of the game in such a way that ये जो tendency होती है states की उसको continuously check किया जाए. Constitution क्या करता है, basic rule दे देता है and therefore prevent कर देता है states को from turning tyrannical. Constitution also provide peaceful democratic means to bring about social transformation. तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं. मोरओवर फॉर हिट टू कॉलोनाइज पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस एंड एम्बॉडी द फर्स्ट रियल एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल self determination. Okay, Nehru understood both these points as well. The demand for a constituent assembly, he claimed, represented a collective demand for full self-determination because only constituent assembly of elected representatives of the Indian people had the right to frame India's constitution without external interference. इसीलिए उनको चुना गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख सके बिना किसी बाहर से इन्फ्लुएंस हुए बिना. सेकेंड, ही आर्ग्यूड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी नहीं थी लोगों की और गैदरिंग किसका, एबल लॉयर्स का. Rather, it is a nation on the move, throwing away the shell of its past political and possibly social structure and fashioning for itself a new garment of its own making. Indian constitution was designed to break the shackles of traditional social hierarchies and to usher in a new era of freedom, equality and justice. This approach had the potential of changing the constitutional theory of constitutional democracy altogether. इस अप्रोच के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नॉट ओनली टू लिमिट पीपल इन पावर बट टू एम्पावर दोज जो ट्रेडिशनली जिनको डिप्रीव किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव वल्नरेबल पीपल द पावर टू अचीव अ कलेक्टिव गुड. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है, जो सेक्शन होता है हमारी सोसाइटी का, जो लोग वल्नरेबल है उनको कॉन्स्टिट्यूशन और भी ज्यादा पावर देता है. Why do we go back to the constituent assembly? क्यों जाते हैं? Why look backwards and bind ourselves to the past? That may be the job of a legal historian, to go into the past and search for the basis of legal and political ideas. But why should student of politics be interested in studying the intentions and concern of those who framed the constitution? Why not take account of changed circumstances and define a new normative function of the constitution? So in the context of America, where the constitution was written in the late 18th century, it is absurd that
to apply the values and standard of that era to the 21st century. However, India में जो original framers है, word जो है and our present day word may not have changed so drastically. In terms of our values, ideals and conception, we have not separated ourselves from the word of the Constituent Assembly. History of our constitution is still very much a history of the present. Furthermore, we have gotten the real point underlying several of our legal and political practices simply because somewhere down the road we began to take them for granted. These reasons have not slipped into the background, screened off from our consciousness, even though they still provide the organizational principle to current practices. When the ongoing is good, this forgetting is harmless. But जब ये प्रैक्टिसेस चैलेंज होती हैं या फिर थ्रेटन होती है, सो जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल को अगर हम नेग्लेक्ट करें तो हार्मफुल हो सकता है. इन शॉर्ट, to get a handle on current constitutional practice, to grasp their value and meaning, we may have no option but to go back in time to the Constituent Assembly debates and perhaps even further back in time to the colonial era. Therefore, we need to remember and keep revisiting the political philosophy underlying our constitution. हमें जब भी डाउट हो, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो क्या होता है पॉलिटिकल फिलोसफी, क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. देखिए, जो फिलोसफी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है. कोई भी सिंगल लेबल को ये रेसिस्ट करती है, बिकॉज ये लिबरल भी है, डेमोक्रेटिक भी है, इगैलिटेरियन भी है, सेक्युलर भी है, फेडरल भी है, and it is open to community values also. It is also sensitive to the needs of religious and linguistic minorities as well as historically disadvantaged group and committed to building a common national identity. तो हम ये नहीं कहते कि एक वैल्यू में हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी ऐसी है. इन ऑर्डर, इन शॉर्ट, कमिटेड है फ्रीडम देने के लिए, लोगों को इक्वालिटी देने के लिए, सोशल जस्टिस भी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम फॉर्म ऑफ नेशनल यूनिटी. बट अंडरनीथ ऑल दिस देयर इज अ क्लियर एम्फेसिस ऑन पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मेजर्स फॉर पुटिंग दिस फिलोसफी इनटू प्रैक्टिस. इंडिविजुअल फ्रीडम की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट टू नोट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट्स कमिटमेंट टू इंडिविजुअल फ्रीडम. कमिटमेंट डिड नॉट emerge miraculously out of calm deliberations around a table. Rather, it was the product of continuous intellectual and political activity of well over a century. As early as the beginning of the 19th century, Ram Mohan Roy protested against curtailment of the freedom of the press by the British colonial state. रॉय ने इस उसमें अपना जो आर्ग्यूमेंट दिया था, कहा था कि स्टेट रिस्पॉन्सिव है इंडिविजुअल्स की नीड्स को और उसको वो मीन्स भी प्रोवाइड करना है जिससे कि उनकी जो नीड्स है वो कम्युनिकेटेड है. देयरफॉर स्टेट को अनलिमिटेड जो लिबर्टी है पब्लिकेशंस की उसको परमिट करना चाहिए. लाइकवाइज इंडियन कंटिन्यू टू डिमांड अ free press throughout the British rule. It is not surprising therefore that freedom of expression is an integral part जो है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का. So is the freedom from arbitrary arrest. It is not surprising therefore that कि जो फ्रीडम होता है एक्सप्रेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में. तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी बात हम कह सकते हैं, हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बोल सकते हैं. So is the freedom from arbitrary arrest. Arbitrary arrest, after all, infamous Rowlatt Act, which the national movement opposed so vehemently, sought to deny this basic freedom. Arbitrary arrest का मतलब क्या होता है? Arbitrary arrest का मतलब होता है कि for example किसी राइट्स के होने से पहले जब गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कुछ लोगों के अरेस्ट को बिना उन्होंने
से दैट कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज़ अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग लिबरल कैरेक्टर। जो चैप्टर पढ़ा था हमने फंडामेंटल राइट्स पे, हमने ऑलरेडी देखा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल की फ्रीडम को वैल्यू देता है। सो इट माइट बी रिकॉल्ड दैट फॉर ओवर 40 years बिफोर द adoption of the Indian Constitution, every single resolution scheme, bill and report of the Indian National Congress mentioned individual rights not just in passing but as a negotiable values। सोशल जस्टिस हम देखते हैं, जब हम कहते हैं सोशल जस्टिस का मतलब होता है, देखिए हम कहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिबरल है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कहते लिबरल ओनली इन द क्लासिकल वेस्टर्न सेंस। इन द बुक ऑन पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ेंगे लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, क्या इसके पीछे आइडियोलॉजी है। क्लासिकल लिबरलिज्म हमेशा से इंडिविजुअल्स की राइट को प्रायोरिटी देता है over demands of social justice and community values। तो लिबरलिज्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिफर फ्रॉम दिस वर्जन इन टू वेज। पहले इट वाज ऑलवेज लिंक टू सोशल जस्टिस। बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट्स के लिए हमने जो रिजर्वेशन दिया है सीट्स का, एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो बिलीव करते थे कि अगर हम सिर्फ राइट टू इक्वालिटी दे दे तो इससे जो इतने हमारी सोसाइटी में जो सोशल जस्टिस जो एंट्रेंस्ड है उससे हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे बहुत इजीली। एंड दैट्स वाई उन्होंने लिबरलिज्म को जगह दी कॉन्स्टिट्यूशन में। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स रिक्वायर थे ताकि उनके जो लोग हैं जिनको अनएडवांटेज, अगर मैं बोलूँ अनएडवांटेज टू सेक्शन है सोसाइटी का, उनकी अगर हम इंटरेस्ट को एडवांस करना चाहे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमेशा से स्पेशल मेजर्स को प्रोवाइड करना चाहते थे ताकि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और उनको रिजर्वेशन दिया जाए सीट्स का लेजिस्लेटर में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिजर्व पब्लिक सेक्टर जॉब्स फॉर दीज ग्रुप्स। इंडियन लिबरलिज्म के दो स्ट्रीम्स होते हैं। पहला स्ट्रीम जो है वो राम मोहन रॉय के साथ शुरू होता है। उन्होंने इम्पोर्टेंस